निकाय चुनाव में 3 निगमों के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी पत्ते साफ कर दिए हैं। बीजेपी ने सोनीपत से राजीव जैन, पंचकुला से श्यामलाल बंसल और अंबाला से अक्षिता सैनी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने सोनीपत से कमल दीवान, अंबाला से कुलविंदर कौर और पंचकुला से सुधा भारद्वाज को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी मौजूद है। सर, मेयर को लेकर जिस प्रकार से प्रत्याशियों का नाम निकलकर सामने आया है, 3 प्रत्याशी, मगर बाकियों का भी इंतजार किया जा रहा है। मगर सबसे पहले इन तीनों की बात करते हैं, जिनमें से एक महिला है। महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी विवाद इस प्रकार से छिड़ा हुआ है, तो क्या कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास जीतने के लिए ये पहल की गई है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने इस निकाय चुनाव में जो पंचकुला से श्यामलाल बंसल जी, अंबाला से अक्षिता सैनी जी और सोनीपत से राजीव जैन जी को जो प्रत्याशी के रूप में चुनने का काम किया है, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब भी सूची आएगी, महिलाओं को 33% के आरक्षण का लाभ देने का काम करेगी। यानी अगर संसद में नहीं पारित हो पाया है, मगर अपनी पार्टी में उस बात को अपनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अपनाया है और आगे भी अपनाने का काम करेगी। ठीक है सर, अगर हम बाकी लिस्ट की बात करते हैं, वो कब तक जारी हो जाएगी? बाकी लिस्ट भी देर शाम तक आज होने की संभावना है, नहीं तो कल सुबह हो जाएगी। कांग्रेस की सर बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस भी एक और लगातार लिस्ट जो जारी करी रही है, मगर जीत का दावा भी किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में शून्य आएगा, इसके भी दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले भी शून्य पे थी और इस जब 13 मई को रिजल्ट आएंगे तो तब भी वो शून्य पर ही रहने वाली है। और कांग्रेस पार्टी का निकाय चुनाव में पहले भी कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई जीता हुआ प्रत्याशी उनके पास नहीं था और इस बार भी उसी प्रकार का रिजल्ट कांग्रेस को मिलने वाला। एक आखिरी सवाल सर, अन्य दलों की बात करते हैं, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी हो जाए, इन्हें हो जाए, क्योंकि खासतौर पर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, पहली सूची आई है, किस प्रकार से उन्हें चुनौती के तौर पर देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा में वजूद नहीं है, कोई राजनीतिक उनका धरातल पे कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लिस्ट जारी करी है, चुनाव है और चुनाव में ये तो लोकतंत्र का उत्सव है, सभी पार्टियों ने इसमें भाग भी लेना चाहिए और अच्छी बात है। लोकतंत्र की पहचान यही है कि सभी पार्टियां इसमें भाग लें। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी आई, कितनी और पार्टियां इस चुनावी मैदान में आती। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। 3 निगमों के लिए बीजेपी के मेयर उम्मीदवार अब सामने आ गए हैं। राजीव जैन को सोनीपत से मौका दिया गया है, अक्षिता सैनी अंबाला से मेयर पद के उम्मीदवार होंगी, श्यामलाल बंसल को पंचकुला से मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। सोनीपत में राजीव जैन बीजेपी से उम्मीदवार, कांग्रेस से कमल दीवान मेयर पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अंबाला की बात करें, अक्षिता सैनी जहां बीजेपी के उम्मीदवार है, तो वहीं कुलविंदर कौर को कांग्रेस पार्टी ने अपना मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। श्यामलाल बंसल और सुधा भारद्वाज के बीच में मुख्य मुकाबला होगा पंचकुला में। तो 3 नाम बीजेपी की तरफ से भी अब सामने आ गए हैं। 3 निगमों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेयर पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इन 3 चेहरों को मौका दिया गया है। राजीव जैन, अक्षिता सैनी और कमल दीवान को यहां से कांग्रेस पार्टी की ओर से मौका दिया गया है। गुरुग्राम में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। इस फैसले के साथ सियासी हलचल भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे अहम 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय रहा। सीएम ने बताया कि ये सत्र 1 दिन का होगा और इसमें हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा फैसला लेते हुए ग्रुप डी प्रमोशन कोटा
20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक में कृष्णलाल पवार, विपुल गोयल, रणवीर गंगवा और अरविंद शर्मा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण में रुकावट डाली, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने देश भर में नई दिशा दी है। आज गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक वो संपन्न हुई है और आज इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। पिछले दिनों भारत की लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। 16-17 अप्रैल को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास उड़ाया। 2014 में मेरा किसान कितनी पैदावार करता था, तो देश के सामने आनी चाहिए बात। 2026 में कितनी पैदावार करता है, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। जितनी पैदावार 2014 में होती थी, क्योंकि ये तो बीज के रखते थे, उठ ना सका कोई व्यक्ति, टाइट कर देते पूरा। मोदी जी ने खोला है, आज उसी का कारण है कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। उस ज्यादा प्रोडक्शन को भी खरीद रहे हैं। इनके समय में 1.5-2 महीना लगातार सीजन चलता था, आज 10 दिन 12 दिन के अंदर सारी फसल आ जाए, 15 दिन के अंदर आ जाती है। उसको भी सारी को फिर एमएसपी पर खरीदने का काम मोदी जी करें। किसान को मजबूत करना, महिला को सशक्त करना। महिला की मैंने यात्रा बताई,
किसान की यात्रा सुनेंगे तो किसान के लिए 11 वर्षों में कितने काम किए हैं, तो मैं लगभग 2-3 घंटे भी अगर बोल लूं बिना रुके, जो काम मोदी जी ने किए हैं वो पूरे नहीं होंगे 2-3 घंटे में, इतने काम किए मोदी। आने वाला समय पंजाब के अंदर कमल के फूल का, बड़े बड़े मैंडेट के साथ युवाओं को ये कह रहे हैं ना, मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूं, मैं हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर भी पिछले दिनों ये बिल लेकर के आए थे, उसके ऊपर भी मैंने चर्चा की थी। मैंने ये कहा था कि आपने 10 सालों में कितने बच्चों को नौकरी दी, बताने का काम करें, झूठ मत बोले, परंतु हमने कितना दिया हम भी बताने का काम करें। इनके समय में कैसे नौकरी मिलती थी, युवाओं का विश्वास उठ गया था, युवाओं के माँ बाप का विश्वास उठ गया था, परंतु हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। अब नजरें 27 अप्रैल के विशेष सत्र पर टिकी है, जहां सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी और विपक्ष के तेवर भी देखने लायक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के अनाज मंडियों से इस वक्त अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं हैं तो कहीं अव्यवस्था किसानों और ट्रांसपोर्टर्स पर भारी पड़ रही है। पलवल और पानीपत से राहत भरी खबर है, जबकि करनाल में ट्रक चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात पलवल की। यहाँ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद और उठान दोनों ही सुचारू रूप से जारी है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन पंकज बिरमानी के मुताबिक मंडी में अब तक करीब 4,70,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से 4,53,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। सिर्फ खरीद ही नहीं, उठान भी तेज गति से हो रहा है। अब तक 3,84,000 क्विंटल गेहूं की लिफ्टिंग की जा चुकी है। खास बात यह है कि करीब 71 करोड़ रुपए के किसानों के खातों में ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। कैबिनेट मिनिस्टर राजेश नागर ने हरियाणा न्यूज को जानकारी दी कि मंडियों में सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है और खुद सीएम मंडियों से रिपोर्ट मंगाते हैं। सभी मंडियों से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हो आ रही है और जिस तरह से जो उठान का काम चल रहा है और जो हमारा बायोमेट्रिक का काम चल रहा है, क्योंकि मैं खुद भी कई मंडियों में खुद जाकर मौके पर किसानों से भी मिला हूं मैं और अपने जो हमारे आड़ती हैं उनसे भी मिला हूं और हमारे अधिकारियों के साथ भी मेरी कई मंडियों में बैठक भी हुई है और हम और हमारे मुख्यमंत्री डे टू डे भी इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। पिछली बार के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा गेहूँ ज़्यादा है और बहुत अच्छी स्मूथ लिफ्टिंग हो रही है हमारी मंडी में। हमारी मंडी में अभी तक 4,70,000 क्विंटल गेहूँ आ चुका है और गवर्नमेंट ने 4,53,000 परचेज़ कर लिया है। और सबसे खुशी की बात, जो सबसे बड़ा विषय रहता है, लिफ्टिंग 3,84,000 हमारी लिफ्टिंग हो चुकी है कल की डेट तक। और हम पिछली बार के मुकाबले से बहुत ज़्यादा रेट को लिफ्टिंग देखें तो बहुत अच्छा स्मूथ पलवल मंडी नंबर 1 पे है पूरी उसमें। और दूसरी चीज़ देखें तो उससे खुशी की बात है कि किसानों के खाते में कल की डेट तक हमारे पलवल मंडी के 71 करोड़ रुपए खाते में आ चुके हैं। 60% लिफ्टिंग एवरेज निकाली तो 60% लिफ्टिंग हो चुकी है और 55% पेमेंट किसानों की हो चुकी है। बाकी जो गेहूँ जैसे जैसे जाएगा और तुरंत उसकी पेमेंट खातों में आ जाएगी। अब रुख करते हैं पानीपत का। यहाँ भी मंडी में खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। खरीद, भंडारण और परिवहन की व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है। गेहूं को ट्रकों के जरिए समय पर गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन करनाल से जो तस्वीरें सामने आई वो थोड़ी चिंताजनक है। यहाँ ट्रक चालकों को आउटगोइंग पास नहीं मिलने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उठान की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और देरी की आशंका बनी हुई है। करनाल जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में करीब 7,40,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। वहीं खरीद के आंकड़े की बात करें तो सरकारी खरीद एजेंसियां अब तक
करीब 6.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद भी चुकी हैं। लेकिन यदि उठान की बात करें तो उठान का आंकड़ा अभी 2,50,000 मीट्रिक टन के आसपास है। यानी करीब 30% गेहूं ही अभी मंडियों से उठा है। 70% गेहूं अभी भी मंडियों के अंदर मौजूद है। वजह क्या है, लिफ्टिंग की रफ्तार पर ब्रेक क्यों लग रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिन ट्रकों में मंडियों से गेहूं लोड हुआ है वो मंडी गेट से बाहर नहीं जा रहे। ट्रक चालक हैं। कल देर शाम से अनाज मंडी में करीब 50 ट्रक लोड हुए खड़े हैं, लेकिन उन्हें आउटगोइंग का गेट पास नहीं मिल रहा। ट्रक चालक परेशान हैं क्योंकि लिफ्टिंग की रफ्तार बेहद धीमी है। जो काम इनको 2 घंटे में करना था उसके लिए इनको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। ये व्यवस्थाएं हैं खरीद एजेंसियों की, मार्केटिंग बोर्ड की, लेकिन अभी तक भी यहाँ कोई भी कर्मचारी इन्हें गेट पास देने के लिए नहीं आया है। कुर्सियां खाली हैं। देर शाम से ये कतारों में खड़े हुए थे, लेकिन अभी तक भी कोई भी अधिकारी कर्मचारी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। और यही वजह है कि इनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें वहां की भी रहती हैं जब ये गाड़ियां सरकारी गोदामों में पहुंचती हैं। वहां भी इसी तरह से लंबा इंतजार इन ट्रक चालकों को करना पड़ता है। ऐसे में इस बार का सीजन इनके लिए बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि जो तैयारियां खरीद एजेंसियों को करनी चाहिए थी वो समय पर नहीं कर पाए हैं। कुछ ट्रक चालक है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ, कब से खड़े हो आप यहाँ? यहाँ शाम से खड़े। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जा रहे? गेट पास नहीं मिल रहे। गेट पास नहीं मिल रहे। ये अभी कोई अधिकारी कर्मचारी है यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया? कोई नहीं। आपका क्या नाम है जी? दिनेश है जी। आप कब से खड़े हो? कल 6 बजे से खड़े हैं जी। क्या दिक्कत आई है? गेट पास का चक्कर है जी, कोई गेट पास नहीं दे रहा जी 6 बजे। ना कोई फोटो वाला है जी, फोटो वाला भी आया है जी। अब ये देख लो 9:45 बजे का टाइम है तो 6 बजे वहाँ काम बंद हो जाता है जी। इस करके चक्कर गाड़ियाँ खड़ी है सारी जी। तो ऐसे दिन भर में कितने चक्कर लगा पाओगे? 1 चक्कर लगता है जी 7 दिन में। कुल मिलाकर हरियाणा की मंडियों में तस्वीर मिली जुली है। जहां कुछ जिलों में व्यवस्था बेहतर है, वहीं कुछ जगहों पर सुधार की जरूरत है। अब देखना होगा कि प्रशासन करनाल की समस्या को कितनी जल्दी दूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। पलवल से लेकर यमुनानगर तक बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जहां नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पलवल में जिला नगर योजनाकार विभाग ने लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी। डीटीपी अनिल मलिक के नेतृत्व में सोहना रोड स्थित रुड़को सिटी में बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान ग्रीन बेल्ट पर बनाई गई ग्रिल, गेट और गार्ड रूम को तोड़ दिया गया। साथ ही ग्रीन बेल्ट पर लगे बोर्ड, जनरेटर और टीन शेड भी हटाए गए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत की जा रही है। डीटीपी के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद राइट ऑफ वे पर किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। समय सीमा पूरी होने के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। पलवल और होडल की कुल 24 कॉलोनियों में ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ये सोना रोड पे रुड़को नाम से एक लाइसेंस कॉलोनी है और इसका एरिया करीब 6 एकड़ के आसपास है। और जितनी भी लाइसेंस कॉलोनी है इस तरह की, अभी ये रुड़को है, इसके बाद तरंग है और भी है कई इस तरह की। तो कल आपको पता ही होगा ओमेक्स सिटी में 106 एकड़ की एक लाइसेंस कॉलोनी थी, उसके ऊपर हमने कार्रवाई करी है। आज भी इसी तरह से लगातार इन्हीं कॉलोनियों पे जारी रहेगी कार्रवाई, जिसमें कि क्या है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके तहत जो इंटरनल रोड है कॉलोनीज की, उनके राइट ऑफ वे के ऊपर अगर किसी ने ग्रीन बेल्ट बना ली है, किसी ने लॉन बना लिया, लैंडस्केपिंग कर ली है, जाली वगैरह फेंसिंग वगैरह कर ली है, या बाउंड्री वॉल करके या गार्ड रूम वगैरह बना लिया, तो उनको एनक्रोचमेंट उनके रूप में एनक्रोचमेंट हटाने का कार्रवाई करें। वहीं यमुनानगर के जगाधरी स्थित जय सिटी कॉलोनी में भी डीटीपी विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। टीम ने कथित अवैध निर्माण को लेकर अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे स्थानीय लोग भड़क गए। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस कार्रवाई की गई है, जबकि उन्होंने सभी शुल्क जमा करवा दिए थे। लोगों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान सालों से नहीं हुआ, लेकिन अब सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है।
या तो रजिस्ट्री के टाइम पे गवर्नमेंट उस चीज पे एक्शन ले, जब आप रजिस्ट्री करके लोगों को प्लॉट या जो भी फ्लैट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का आम आदमी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो बिजली की तारें पड़ी हुई है वो इतनी बुरी हालत में है कि अब हर रोज जैसे गर्मी आ गई है, लोड पड़ता है तारों के ऊपर, तो डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। 4-4, 5-5 घंटे ठीक करने में लग जाते हैं। किसी बिजली वाले को फोन करो, वो कहता है जी हमारे अंडर नहीं आती जैसिटी। तो ये सरकार की बेसिक मतलब सरकार का ये अधिकार है कि इसको ठीक करके दे। आज हम सारे सिटी निवासी यहाँ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि आज तक तो कभी सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से कोई सुविधा के नाम पे 1 रुपया नहीं आ दिया गया, और आज यहाँ पे तोड़ फोड़ करने के लिए आ गए हैं। हमने सबने निर्णय लिया है कि कोई भी, चाहे डीटीपी हो चाहे कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, उसको जैसिटी में बढ़ने देंगे, क्योंकि उनका यहाँ बढ़ना कोई हक नहीं है। जब हम दफ्तरों में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कोई कहता है मेरे पास पावर नहीं है, कोई कहता है मेरे पास पावर नहीं है। ये तोड़ने की पावर आ गई इनके पास, जब बनाने की नहीं है पावर तो तोड़ने की कैसे आ गई? आज मैं फुल चैलेंज कर रहा हूँ कि जिसकी भी हिम्मत है एक बार जैसिटी में बढ़ के दिखाए। हम सारे खड़े हैं, हमारी जान चली जाएगी पर हम यहाँ पे बिल्कुल भी तोड़ फोड़ होने नहीं देंगे। पलवल हो या यमुनानगर, प्रशासन की सख्ती साफ नजर आ रही है। अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, जबकि दूसरी ओर लोग कार्रवाई के तरीके पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।